हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी स्ट्रैटेजी वीडियोस में ये आपका सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने यूपीएससी क्या होता है उसके बारे में जानकारी ली थी। फिर हमने देखा था कि प्रीलिम्स की हमें कैसे तैयारी करनी है, उसका क्या सिलेबस है, और हमने देखा था मेंस की हमें कैसे तैयारी करनी है और जीएस पेपर्स का क्या सिलेबस है, और बुक्स की हमने लिस्ट देखी थी कल। आज हम स्पेसिफिकली ये वाला वीडियो सिर्फ पीएसआईआर के बारे में स्ट्रैटेजी को देखेंगे। तो जिन बच्चों को पीएसआईआर एज एन ऑप्शनल लेना है उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियो यूज़फुल है। तो अब पीएसआईआर क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो पीएसआईआर स्टैंड करता है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पे। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में आपकी रुचि है तो आप इस ऑप्शनल को ले सकते हैं। अब देखते हैं कि हमें कैसे इसकी स्टडी करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ऑप्शनल को चूज़ कैसे करें। तो वो डिपेंड करेगा आपका बैकग्राउंड क्या था, ग्रेजुएशन क्या थी। बट देखिए सोनली बैकग्राउंड और ग्रेजुएशन के बेसिस पे हम ऑप्शनल नहीं लेते हैं, क्योंकि ऑप्शनल हमारा एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट होता है। अब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए हमें एफर्ट्स देने होते हैं, और हमें इसमें ये मेंस का जो ऑप्शनल होता है ये या तो आपको बना देगा आईएएस या फिर आपका जो है पूरे चांसेस को ख़त्म कर देगा। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो होता है ये सोचना कि हम कौन सा ऑप्शनल चूज़ करें। तो इसमें आपको बहुत सारे फैक्टर्स देखने होंगे। पहला बैकग्राउंड क्या है आपका, फिर इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है तो आप उस चीज़ को लंबे टाइम तक नहीं पढ़ पाएंगे। अब ऑप्शनल की अगर बात करें तो आपको 4 मंथ्स एटलीस्ट जो है डिवोट करने होंगे ऑप्शनल के अंदर, और ये भी लग के डिवोट करने होंगे। उसके साथ साथ आपको इसकी टेस्ट सीरीज़ देनी होंगी। ऑप्शनल के 2 पेपर आते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शनल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इंटरेस्ट अगर आपके अंदर नहीं है उस ऑप्शनल को लेकर के तो बहुत डिफिकल्ट होगा उस ऑप्शनल की एक होलिस्टिक अप्रोच बनाना। इसीलिए इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब इंटरेस्ट इज़ नॉट सफिशिएंट, आपको मटेरियल्स की आवश्यकता होगी। तो ऑफलाइन ऑनलाइन क्या क्या मटेरियल्स अवेलेबल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर मटेरियल्स नहीं होंगे तो कितना भी इंटरेस्ट और कितना भी अच्छा बैकग्राउंड हो आपका तो आप एक यूपीएससी के लेवल के आंसर्स नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए अवेलेबिलिटी देख लीजिए मटेरियल की। अब पीएसआईआर अगर आप चूज़ करते हैं तो बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, कोई मटेरियल की कमी ही नहीं है। तो पीएसआईआर का एक यहाँ पे एडवांटेज आता है कि मोर देन एनफ जो है मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है। फिर सीनियर्स की गाइडेंस की बात करें तो बहुत सारे टॉपर्स आपके पीएसआईआर के से थे, जैसे टीना ढाबी की अगर आप बात करते हैं ये पीएसआईआर से थी। तो बहुत सारे और भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि तृप्ति एक करके थी मैम, वो भी पीएसआईआर से थी। तो बहुत सारे लोगों ने गाइडेंस दी हुई है, अपने टेस्ट पेपर्स डाले हुए हैं, अपने जो लिंक्स हैं वो बताए हुए हैं, स्ट्रैटेजी शेयर की हुई है। तो आपको गाइडेंस जो है सीनियर से भी इस ऑप्शनल में मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज़ की अगर बात करें तो 2 बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ इसकी चलती हैं इस ऑप्शनल की। शुभ्रा रंजन मैम की टेस्ट सीरीज़ है, और एक और आपकी जो है यूनिक की एक टेस्ट सीरीज़ है। दोनों में से कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ आपको पीएसआईआर की मिल जाएंगी। तो ये जो है इन सारे चीज़ों की अगर आप बात करें, बैकग्राउंड और इंटरेस्ट तो ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिवली ये अवेलेबिलिटी है मटेरियल की, गाइडेंस है सीनियर से, और टेस्ट सीरीज़ है। तो ये तीनों चीज़ें जो है पीएसआईआर के लिए हैं। तो इसीलिए आप पीएसआईआर चाहें तो इन तीनों फैक्टर्स के बेसिस पे आप चूज़ कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट और बैकग्राउंड हो तो अब सिलेबस क्या है, सिलेबस आपको पता होना चाहिए पीएसआईआर का। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेपर 1 में सेक्शन ए में क्या क्या आएगा, इसमें सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी और इंडियन पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिकल थ्योरी का मीनिंग और अप्रोचेस आपको बतानी है। थ्योरीज जो है स्टेट की, लिबरल थ्योरी कौन सी होती है, नियो लिबरल, मार्क्सिस्ट, प्लूरलिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल, फेमिनिस्ट, ये सारी थ्योरीज आपको पता होनी चाहिए। जस्टिस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फिर इसमें आप स्पेशल रेफरेंस ले सकते हैं रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस के लिए, और उसका कम्युनिटेरियन क्रिटिक भी साथ साथ आपको देना है। और इक्वालिटी के बारे में जो आपको देखना है, सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, और इनका क्या रिलेशनशिप है इक्वालिटी और फ्रीडम से। फिर साथ साथ एफर्मेटिव एक्शन की हम बात करेंगे। एफर्मेटिव एक्शन मतलब रिजर्वेशन के जैसे एक्शंस को हम एफर्मेटिव एक्शंस बोलते हैं। राइट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें मीनिंग ऑफ राइट, राइट का क्या मीनिंग है, क्या क्या थ्योरीज हैं राइट की, डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स कौन कौन से होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है राइट का, ह्यूमन राइट्स क्या चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आपको राइट्स में पढ़नी है। डेमोक्रेसी की क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी थ्योरी, पहले डेमोक्रेसी की क्या थ्योरी थी, आज के टाइम में डेमोक्रेसी की क्या थ्योरी है। फिर मॉडल्स जो है डेमोक्रेसी के देखने हैं आपको, पार्टिसिपेटरी और डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के बारे में आपको पढ़ाई करनी है। उसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, हेगेमनी, आइडियोलॉजी और लेजिटिमेसी, ये सारी चीज़ें पेपर 1 और का सेक्शन ए में है। फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म, गांधीज्म, फेमिनिज्म, ये सारी आपको
पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज देखनी है, और साथ साथ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जैसे कि हमारे धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, सर सैयद अहमद का क्या पॉलिटिकल थॉट था, फिर श्री अरबिंदो जी का क्या थॉट था, महात्मा गांधी जी का क्या थॉट था, B.R. अम्बेडकर का क्या सोचना था, M.N. रॉय बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका क्या थॉट था। तो ये सारे आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट पता होने चाहिए। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लाटो, एरिस्टोटल, ये हम एथिक्स में भी पढ़ते हैं ना, वही सारे आएंगे, मैकियावेली, हॉब्स, लॉकी, फिर जॉन स्टुअर्ट मिल, मार्क्स, ग्राम्स्की और हैना आर्डेंट। तो ये सारे आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में पढ़ने हैं। अब देख लेते हैं कि सेक्शन पेपर 1 के सेक्शन B में हमें क्या पढ़ना है। सेक्शन बी आपका आएगा इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स से। तो यहाँ पे आपको इंडियन नेशनलिज्म पढ़ना है, तो जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं वही सारा यहाँ पे पढ़ना है। इसके लिए आप हिस्ट्री वाला, अगर आपको अच्छे से आती है तो हिस्ट्री वाली चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपने जीएस की स्टडी में आपने पढ़ा होगा कि कौन कौन सी ब्रिटिश एरा की लॉज थी, कैसे हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, पूरी हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो पढ़ना है आपको। तो वो कोई भी आपकी जो स्टैंडर्ड बुक है जैसे लक्ष्मीकांत, वहाँ से कवर हो जाएगी। फिर सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर हैं, प्रियम्बल क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है। तो ये सारा आपका जो हम लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं पॉलिटी में, या बाकी पॉलिटी की कोई भी स्टैंडर्ड बुक से आप पढ़ते हैं जीएस के लिए, वही यहाँ पे भी आएगा। उसके साथ साथ फिर प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव का रोल क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या ऑर्गन्स हैं, ये सारा हमारा पॉलिटी का पार्ट है। तो सेक्शन बी में काफ़ी सारा हिस्सा ये पॉलिटी का है। यहाँ से आपका जो इंडियन नेशनलिज्म का, इंडियन नेशनल मूवमेंट का है, हिस्ट्री वाला हिस्सा है। अब ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ये PRI जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उनकी यहाँ पे स्टडी करनी है आपको ग्रास रूट डेमोक्रेसी में। स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन और कमीशंस कौन कौन सी हैं ये हमें देखनी है, ये हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, सेम चीज़ है वो। फेडरलिज्म का जो इशू है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है फेडरलिज्म के, चेंजिंग नेचर हमें बताना है स्टेट और सेंटर के रिलेशंस का, इंटीग्रेशनिस्ट टेंडेंसीज के बारे में बात करना है, रीजनल एस्पिरेशंस की हम बात करेंगे यहाँ पे, इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स की बात करेंगे, तो ये फेडरलिज्म का हिस्सा है। फिर प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये हमने NCERT से पढ़ा था ना, 11th 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान्स, वो सारे यहाँ से आएंगे। ये इस 8th वाले पार्ट में आपको ये NCERT से पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी की। अब कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ना है। फिर पार्टी सिस्टम, सारा इंडिया के अंदर कौन कौन सी पार्टीज़ हैं, क्या आइडियोलॉजीज़ हैं, क्या सोशल बेसिस हैं पार्टी के, कोalition पॉलिटिक्स क्या होती है, प्रेशर ग्रुप कौन से होते हैं, वो कैसे इलेक्टोरल बिहेवियर को जो है अफेक्ट करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या है लेजिस्लेटर्स की, ये सारा आपको पार्टी सिस्टम में पढ़ना है। सोशल मूवमेंट्स में आपको सिविल लिबर्टीज़ के बारे में बात करनी है, ह्यूमन राइट मूवमेंट्स की बात करनी है, विमेन मूवमेंट्स की बात करनी है, और एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट्स की बात करनी है। अब ये पेपर 1 था पूरा। पेपर टू यूजुअली जो है, अगर आप PSIR की बात करें तो पेपर 1 जो है थोड़ा सा स्टैटिक होता है, पेपर 2 काफ़ी डायनेमिक पेपर होता है, काफ़ी सारा करंट अफेयर्स बेस्ड पेपर होता है। तो इसमें कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस है सेक्शन A में, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स देखनी है, मतलब क्या क्या पॉलिटिकल जो भी इंडिया की पॉलिटिक्स को बाकी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के साथ हम कंपेयर करेंगे, इसका नेचर देखेंगे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्या क्या अप्रोचेस होती हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, उसकी आपको स्टडी करनी है। पॉलिटिकल इकोनॉमी और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव की स्टडी करनी है, और लिमिटेशन देखना है कि कंपैरिजन का क्या लिमिटेशन होता है। फिर स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, तो हम स्टेट को देखेंगे, इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, स्टेट, छोटे छोटे स्टेट्स की बात नहीं कर रहे। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चेंजिंग नेचर क्या है स्टेट का, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमीज़ में क्या डिफरेंस होता है, एडवांस इंडस्ट्रियल और डेवलपिंग सोसाइटीज़ कैसी होती हैं, तो ये सारी चीज़ हमें यहाँ पे पढ़नी है। पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप पढ़ेंगे, प्रेशर ग्रुप्स को आप पढ़ेंगे, सोशल मूवमेंट्स आपको स्टडी करना है, इंडस्ट्रियल और डेवलपिंग सोसाइटीज़ में ये सारे मूवमेंट्स आपको देखने हैं। ग्लोबलाइजेशन आपको देखना है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग सोसाइटी में क्या रिस्पॉन्स है ग्लोबलाइजेशन को लेकर के, और अप्रोचेस ऑफ स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, तो इंटरनेशनल रिलेशन IR की अगर बात करें तो किस तरह से आपको अप्रोच करना है, आइडियलिस्ट टेंडेंसी से कैसे आप IR देखेंगे, रियलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंटरनेशनल रिलेशन को देखेंगे, मार्क्सिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से IR को आप कैसे देखेंगे, फंक्शनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से IR कैसे देखेंगे, सिस्टम थ्योरी के रूप में IR कैसे देखेंगे, तो ये सारा आपको थियोरेटिकल बैकग्राउंड यहाँ पे बिल्ड होगा। फिर की कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं IR के, नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, सिक्योरिटी और पावर क्या होता है, बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, डिटरेंस क्या होता है, फिर ट्रांसनेशनल एक्टर्स कौन से होते हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है, वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकॉनमी और ग्लोबलाइजेशन, ये सारे इश्यूज आपको देखने हैं।
फिर पेपर 2 के सेक्शन ए में ही है आपका चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे सुपर पावर्स की बात करेंगे, स्ट्रैटेजिक और आइडियोलॉजिकल बाइपोलैरिटी की बात करेंगे, आर्म्स रेस, कोल्ड वॉर, न्यूक्लियर थ्रेट, नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसके एम्स क्या थे, अचीवमेंट्स क्या थे, कोलैप्स जो सोवियत यूनियन का हुआ था वो, यूनिपोलैरिटी, अमेरिकन हेगेमनी की बात करेंगे, नॉन अलाइंड मूवमेंट का क्या अभी रेलेवेंस है और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। तो ये सारी चीज़ें आपको 7th वाले टॉपिक में देखनी है। फिर आपको पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम। यहाँ पे हम ब्रेटन वुड्स, WTO, फिर काउंसिल ऑफ CMEA जो काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस की बात करें, थर्ड वर्ल्ड डिमांड की बात करें, नए इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए जो इंडिया डिमांड करता रहता है वो आपको पढ़ना है। ग्लोबलाइजेशन की बात करनी है यहाँ पे। फिर UN के बारे में आपको सारा पढ़ना है। फिर बाकी रीजनल पॉलिटिक्स के जो आपके बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे EU हो गया, आसियान हो गया, APEC हो गया, सार्क हो गया, नाफ्टा हो गया, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी है। फिर कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स क्या है, डेमोक्रेसी की, ह्यूमन राइट्स कंसर्न क्या है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या हैं, जेंडर जस्टिस को लेके क्या कंसर्न्स हैं, टेररिज्म की कंसर्न्स, फिर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की कंसर्न्स को भी हमें पढ़ना है। ये सारा सेक्शन ए का था। अब सेक्शन बी में देख लेते हैं। तो सेक्शन बी में हमें इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडिया कैसे वर्ल्ड, इंडिया का जो रिलेशन है IR यहाँ पे हम स्टडी करेंगे सेक्शन बी में। तो यहाँ पे इंडियन फॉरेन पॉलिसी को देखेंगे, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं फॉरेन पॉलिसी के वो स्टडी करेंगे, इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग देखेंगे कैसे बनती है, कंटिन्यूटी और चेंज की बात करेंगे, नैम के लिए इंडिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, क्या क्या फेजेस थे नैम के, करंट रोल क्या है इंडिया का नैम में। फिर इंडिया और साउथ एशिया की बात करेंगे हम, सार्क की पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात करेंगे, साउथ एशिया की बात करेंगे, फ्री ट्रेड एरिया जो आपका आसियान वाला है वो, लुक ईस्ट पॉलिसी इंडिया की देखेंगे। फिर इम्पेडिमेंट्स टू रीजनल कॉपरेशन जैसे कि रिवर वाटर डिस्प्यूट हो गई, इलीगल क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन हो गया, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हो गई, इंसर्जेंसीज हो गई, बॉर्डर डिस्प्यूट हो गई, ये सारी चीज़ें आपको सेक्शन बी में पढ़नी है। फिर आपको इंडिया एंड ग्लोबल साउथ, तो इंडिया का क्या रिलेशन है अफ्रीका के साथ, लैटिन अमेरिका के साथ, और क्या क्या लीडरशिप रोल की डिमांड रहती है WTO के नेगोशिएशंस में, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। इंडिया का ग्लोबल सेंटर ऑफ पावर्स के साथ रिलेशन देखना है, जैसे कि USA के साथ रिलेशन, यूरोपियन यूनियन के साथ, जापान के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ। फिर इंडिया UN सिस्टम में क्या इंडिया का रोल है, रोल इन UN पीस कीपिंग मिशंस, डिमांड जो इंडिया की रहती है परमानेंट सीट के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में, वो चीज़ हमें पढ़नी है इंडिया एंड UN में। फिर इंडिया एंड न्यूक्लियर क्वेश्चन, तो हमारे न्यूक्लियर के क्वेश्चन को लेकर के क्या क्या चेंजेस हैं परसेप्शन में और क्या क्या पॉलिसीज़ है हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी, वो हम पढ़ेंगे। और क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं डायनेमिक बेसिस पे फॉरेन पॉलिसी में, वो भी हमें पढ़ना है कि इंडिया का क्या पोजीशन है अफगानिस्तान क्राइसिस पे या इराक के ऊपर क्या पोजीशन है इंडिया की, वेस्ट एशिया में क्या इंडिया का रोल है, ग्रोइंग रिलेशंस इंडिया के कैसे हैं USA के साथ, इसराइल के साथ, और इंडिया का क्या विजन है नए वर्ल्ड ऑर्डर में। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो आप ये हमने अभी सिलेबस देख लिया, तो बुक कौन कौन सी हमें रेफ़र करनी है सिलेबस के लिए। तो पेपर 1 में सेक्शन ए में हमने जो बात की थी पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी बाय OP गौबा, ये बुक आपको लेनी है। उसके अलावा दूसरी बुक जो आपको लेनी है वो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बाय एंड्रयू हेवुड, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपकी मस्ट जो है परचेज होनी चाहिए। फिर तीसरी बुक जो आपको लेनी है वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स फ्रॉम सॉक्रेट्स टू एज ऑफ आइडियोलॉजी बाय ब्रायन नेल्सन, एक ये आपको लेनी है। और चौथी बुक जो आपको लेनी है वो है फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट बाय VR मेहता। उसके अलावा शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स भी आपको परचेज़ करने, अगर आप कोचिंग नहीं जाते तो ये नोट्स आप परचेज़ कर लीजिए, इनके नोट्स से आप ये सारी टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। अब कौन सी बुक किस टॉपिक के लिए पढ़नी है, तो पॉलिटिकल थ्योरी के लिए शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे नोट्स लिख लीजिए। थ्योरी ऑफ स्टेट के लिए OP गौबा की बुक देख सकते हैं। जस्टिस के लिए एंड्रयू हेवुड की आप बुक देख सकते हैं। फिर रॉल्स RAWL आएगा यहाँ पे, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस का यूट्यूब चैनल है, इसमें आप देख लेंगे। यहाँ पे सॉरी राउल्स ये इस नाम से है, इस नाम से आप सर्च करिएगा राउल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस यूट्यूब चैनल, तो आपको मिल जाएगा। तो जस्टिस की थ्योरी जो राउल्स वाली थी वो यहाँ से आप देख सकते हैं। इक्वालिटी और राइट्स इशू के लिए आप शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स देख सकते हैं। डेमोक्रेसी के लिए OP गौबा की बुक देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर के लिए अगेन शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स आप देख सकते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वाले टॉपिक का कि कौन सा टॉपिक किस बुक से आपको पढ़ना है। अब नेक्स्ट देख लीजिए विच बुक, अगेन कॉन्सेप्ट ऑफ पावर अगर आपको पढ़ना है तो ये शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स आप देखेंगे। हेगेमनी के लिए ग्रामस्की की थ्योरी आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, ये विकीपीडिया पे आप सर्च कर सकते हैं या कोई भी ऑनलाइन सोर्स आप यूज़ कर सकते हैं।
आइडियोलॉजी के लिए बेस्ट बुक आपकी एंड्रयू हेवुड है। यहाँ पे सबसे अच्छी आपकी आइडियोलॉजी के नोट्स मिलेंगे यहाँ पे आपको। लेजिटिमेसी के लिए आप शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स देख सकते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अगेन एंड्रयू हेवुड की बुक से आपको पढ़ना है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ब्रायन नेल्सन की बुक से। इंडियन पॉलिटिकल थॉट वी.आर. मेहता की बुक से। अगर आप ये बुक नहीं ले रहे हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, शुभ्रा रंजन मैम की नोट्स आप पढ़ सकते हैं इनके लिए। अब पेपर 1 का सेक्शन बी अगर हम देखें तो इसके लिए कौन कौन सी बुक चाहिए, तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स बी.एल. फाड़िया की एक बुक आती है, वो ले सकते हैं। इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जो भी आपने जीएस के लिए यूज़ की थी। अगर आप बिपिन चंद्रा पढ़ रहे थे जीएस के लिए तो बिपिन चंद्रा ले लीजिए। अगर आपने बी.एल. ग्रोवर से पढ़ाई की थी बी.एल. ग्रोवर ले लीजिए। अगर आपने स्पेक्ट्रम से पढ़ाई की थी स्पेक्ट्रम ले लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए। यहाँ पे मैंने स्पेक्ट्रम जानबूझ के नहीं लिखा है क्योंकि स्पेक्ट्रम से बेटर ये बी.एल. ग्रोवर की या बिपिन चंद्रा की बुक है, क्योंकि ये ऑप्शनल की हमें यहाँ पे आंसर लिखने हैं। तो मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा बी.एल. ग्रोवर रहेगा। क्यों? क्योंकि बी.एल. ग्रोवर की में हर जो चैप्टर की शुरुआत होती है वो किसी कोड के साथ होती है, एंडिंग में बहुत सारे कोड्स बीच बीच में दिए हुए हैं। तो जब हम ऑप्शनल की आंसर राइटिंग करते हैं तो कोड्स को जब हम मेंशन कर देते हैं तो हमारा आंसर और अच्छा बन जाता है। इसलिए अगर हो सके तो बी.एल. ग्रोवर की बुक आप इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए ये वाली बुक आप ये ले लीजिएगा। इसको नेशनलिज्म को यहाँ से आप पढ़ाई कीजिए। बट अगेन अगर आपको लगता है कि बिपिन चंद्रा आपका अच्छे से हो गया या स्पेक्ट्रम अच्छे से हो गया तो यू कैन गो फॉर दैट। स्पेक्ट्रम से भी आप पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम में भी सारे नोट जो कोट्स हैं वो दिए हुए हैं, तो कोई भी आप इनमें से रेफर कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी के लिए अगेन आपने जो बुक पढ़ी थी लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, लक्ष्मीकांत से आप पढ़ लीजिए। लक्ष्मीकांत तो सबने पढ़ी ही होगी। अब लक्ष्मीकांत के ओवर एंड अबव या तो डी बासु आपने पढ़ी होगी या सुभाष कश्यप पढ़ी होगी, दोनों मैंने आपको कल बताई थी जीएस के लिए। तो इन दोनों में से कोई भी हो बुक, जो भी आपने जीएस के लिए पढ़ी थी वही बुक आप ले लीजिएगा पॉलिटी के लिए। जो हमें सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट पढ़ना है सेक्शन बी का, तो वो हम अपनी पॉलिटी की बुक से पढ़ेंगे, या तो लक्ष्मीकांत के साथ साथ डी बासु से या सुभाष कश्यप से। और साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट आपको बताई थी कल पीएम बख्शी की, वो और आपको पढ़नी है। फिर आप न्यूज़पेपर आपको पढ़ने हैं, कौन से? इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, दोनों ही पढ़ने हैं स्पेसिफिकली। और कुछ आर्टिकल्स जैसे कि क्रिस्टोफर जेफरीलॉट के आर्टिकल हो गए, पीबी मेहता के हो गए, उपेंद्र बख्शी के आर्टिकल हो गए, योगेंद्र यादव के आर्टिकल आते हैं, सुहास पालिस्कर के आर्टिकल्स आते हैं, या ईश्वर जज अहुलवालिया के आर्टिकल्स हो गए, नीरा चंडोक के आर्टिकल्स हो गए। तो ये सारे आर्टिकल्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। यहाँ से आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, चाहे तो आर्टिकल्स को आप काट के वन नोट में, जैसे मैंने आपको कल बताया था, वन नोट में या एवर नोट में आप इनको अलग से सेव कर सकते हैं और उन्हें आर्टिकल्स को रीड करके अपने नोट्स को यहाँ से अपडेट करेंगे। तो क्या करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, तो यहाँ पे जो भी ये आर्टिकल्स आते हैं, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली अफगानिस्तान का आपको याद होगा, अफगानिस्तान का इशू आया था अफगानिस्तान यूएस तालिबान टॉक्स के लिए ऊपर। तो उस बीच में फरवरी मार्च की बात कर रही हूँ मैं, तब अगर द हिंदू को आप उठा के देखेंगे डेली आर्टिकल आते थे, इंडिया की क्या रोल होना चाहिए, यूएस का क्या जो है रोल है तालिबान को लेकर के, और इन सभी लोगों ने अलग अलग व्यू पॉइंट्स दिए थे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, कोई भी ऐसा अगर आर्टिकल आया है, जैसे कोई भी इंडो म्यांमार का हो गया, इंडिया नेपाल का हो गया, या फिर इंडिया जो है यूएस का हो गया, कोई भी अगर आईआर का आर्टिकल आ रहा है या कोई भी आपका पॉलिटिकल सिस्टम पे कोई आर्टिकल आ रहा है, तो उस आर्टिकल से आपको जो है कैची फ्रेजेस जो है ढूंढने हैं। फॉर एग्जांपल एस.वाई. कुरैशी जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने अपने एक आर्टिकल में इंडियन इलेक्शन को कहा था कि इंडियन इलेक्शन जो है गेम है 3M का, मनी, मीडिया और माफिया का। तो ये हम इलेक्टोरल प्रोसेस के किसी भी उसमें यूज़ कर सकते थे और इनका नाम हम ले सकते थे। तो इस तरह से आपको जो है आर्टिकल का यूसेज करना है, ठीक है। अब जब भी आप आंसर लिख रहे हैं तो इन आंसर्स को आपको थोड़ा सा पॉलिटिक्स से, आपकी जो पॉलिटी है उससे लिंक करना है। फॉर एग्जांपल इंडियन प्रेम्बल से आप लिंक करेंगे, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल एथोस क्या है इसके साथ लिंक करेंगे, क्या क्या आइडियाज़ हैं स्कॉलर्स के, जैसे उनको हमें जो है, जो भी हमने सेक्शन ए में जो भी स्कॉलर्स पढ़े थे उनके आइडियाज़ के साथ हम जो है आंसर्स को लिंक करने की कोशिश करेंगे। देखिए जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, आपको पता होगा IBC का कॉन्सेप्ट हमें फॉलो करना होता है कोई भी आंसर लिखने के लिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, बीच में बॉडी होती है, सबसे नीचे कंक्लूजन। अच्छा, कुछ बच्चे जो फर्स्ट टाइम आंसर राइटिंग करते हैं तो वो इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल करके फिर इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो आपको यहाँ हेडिंग नहीं डालनी है, पहला जो पैराग्राफ होगा वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, बीच के जो 3-4 पैराग्राफ होंगे बॉडी वाले पैराग्राफ होंगे, लास्ट वाला जो पैरा होगा वो कंक्लूजन का पैराग्राफ होगा। आप स्पेसिफिकली अगर आप पॉलिटिकल साइंस की बात करें, PSIR की बात करें, तो इंट्रोडक्शन में आपको 2 चीज़ें लिखनी है। कोई भी अगर टॉपिक है तो उसमें आपको एक थ्योरी जो मैंडेटरी है, एक थ्योरी लिखिए आप, जो आपने थ्योरी कोई पढ़ी थी वहाँ से आपको थ्योरी लिखनी है, और एक कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है वो
ज़रूर आपको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद आप अपना आंसर बिल्ड करेंगे। तो इस तरह से आपका अगर आंसर राइटिंग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा आपका आंसर निकल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आंसर आता है सुप्रीम कोर्ट में, तो आप जो है जॉन रॉल्स के जो आइडिया है जस्टिस के ऊपर, और जस्टिस एज फेयरनेस, उसके ऊपर उससे बिगिन कर सकते हैं, या उस क्वेश्चन ऑन रिवॉल्यूशन कर सकते हैं एरिस्टोटल के आइडिया ऑफ रिवॉल्यूशन से। अगर कोई क्वेश्चन आता है रिवॉल्यूशन का, तो उसमें जो एरिस्टोटल का क्या आइडिया था रिवॉल्यूशन का, वहाँ से आप बिगिन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको आंसर राइटिंग शुरू करनी है अपनी। अब कौन सी बुक किस टॉपिक के लिए, अगेन अब अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो हमें कौन कौन सी बुक यूज़ करनी है। इंडियन नेशनलिज्म के लिए मैंने बता दिया है, BL ग्रोवर या बिपिन चंद्रा, जो भी आपको पढ़नी हो। पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके लिए आपको जो है शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स आप यहाँ से इस टॉपिक के लिए यूज़ करेंगे। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, DD बासु यूज़ कर सकते हैं, लक्ष्मीकांत यूज़ कर सकते हैं। सेलियन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए मैं लक्ष्मीकांत आपको रिकमेंड नहीं करूंगी, इसके लिए DD बासु या सुभाष कश्यप आप देखिएगा, इनमें ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लक्ष्मीकांत में उतने अच्छे से डिस्क्राइब नहीं है, तो GS पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बट आपके ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से DD बासु या सुभाष कश्यप से आप सेलियन फीचर्स लीजिए। DD बासु में बहुत अच्छा दिया हुआ है ये, तो आप यहाँ से और सुभाष कश्यप में भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। फिर प्रिंसिपल ऑर्गन्स के लिए BL फाड़िया की आप बुक से पढ़ सकते हैं। 5, 6, 7 वाले जो टॉपिक हैं आपके, वो सारे जो है DD बासु, लक्ष्मीकांत, सुभाष कश्यप, BL फाड़िया, किसी से भी आप पढ़ सकते हैं। फिर प्लानिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 11th की NCERT इकोनॉमिक्स की आपको पढ़नी है, या फिर आप इकोनॉमिक्स के कोई भी नोट्स बनाए होंगे आपने, वो आप पढ़ सकते हैं। कास्ट और एथनिसिटी के लिए शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स देख लीजिएगा। पार्टी सिस्टम और सोशल मूवमेंट के लिए BL फाड़िया देख सकते हैं, और BL फाड़िया अगर आपने परचेज नहीं किए तो शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स आप यहाँ इस टॉपिक के लिए पढ़ सकते हैं। अब पेपर 2 का सेक्शन ए क्या है, पेपर 2 के सेक्शन ए में क्या क्या आपको बुक्स खरीदनी है, तो यहाँ पे इग्नू के नोट्स लेने हैं आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए। ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए हेवुड वाली बुक लेनी है, और इसको हमें सेलेक्टिवली पढ़ना है, जैसे कि हमें टेररिज्म की बात पढ़ना है, UN की बात पढ़नी है, ह्यूमन राइट्स हम यहाँ से पढ़ेंगे। और एक और तीसरी बुक है हमारी ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, पैट्रिशिया ओवंस की बुक है, ये आपको पढ़नी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये तीन चीज़ें आपको बुक्स के लिए चाहिए। उसके अलावा कुछ वेबसाइट्स आपको रेफर करनी है, जैसे कि प्रोजेक्ट सिंडिकेट हो गया, फॉरेन पॉलिसी एक वेबसाइट है, कास्पियन रिपोर्ट आती है का चैनल है यूट्यूब पर, ये आपको देखना है, जिससे कि आपको इंसाइट्स मिल सके और जो करंट टॉपिक्स हैं वो आप देख सकें। इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल्स आते हैं, और इंडियन एक्सप्रेस में भी कुछ आर्टिकल्स आते हैं, इन सारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे, ग्लोबल पॉलिटिक्स पे बहुत अच्छे कुछ आर्टिकल आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में। फॉर एग्जांपल आज जो है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स पे आया था, तो ये आप जो है इनको आप यूज़ कर सकते हैं, कभी कभी इनमें से अच्छे आंसर्स यहाँ से निकाल सकते हैं आप। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है पेपर 2 में। पेपर 2 का आप सिर्फ पढ़ के नहीं निकलेगा, इसके लिए आंसर राइटिंग होनी चाहिए, और जितना आप आंसर राइटिंग करेंगे उतना आपका बेटर बनेगा आंसर, तो आंसर राइटिंग आपको ज़रूर करनी है। फिर पेपर 2 का जो सेक्शन बी है, उसके लिए आपको पहली बुक जो पढ़नी है, डज द एलिफेंट डांस बाय डेविड मेलोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपको पढ़नी है। शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स देखने हैं, यूनिक अकाडमी के नोट्स आप देख सकते हैं, दोनों के नोट्स बहुत अच्छे हैं, दोनों के नोट अगर आप कंबाइन कर देंगे तो पेपर 2 के लिए अच्छा आपका जो है मटीरियल फॉल्डर तैयार हो जाएगा। मॉडल आंसर्स जो है, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो इनके मॉडल आंसर्स आपको देखने, बहुत नई नई इंसाइट्स आपको मॉडल आंसर्स से भी मिलेंगी। इन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स इंडिया के फॉरेन अफेयर्स में द हिंदू में आते रहते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में आते रहते हैं, वो देखने। और एक और बुक जो आपको देखनी है वो है ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी आपकी बुक्स हैं सेक्शन बी के लिए, पेपर 2 के। अब अदर रीडिंग क्या क्या करनी है आपको पेपर सेक्शन बी के लिए, यहाँ पे जो आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं, श्याम शरण के आर्टिकल, सी राजा मोहन के आर्टिकल, हर्ष पंत, जी पार्थसारथी, आपके M के भद्र कुमार हो गए, ब्रह्मा चेलानी, सुहासिनी हैदर, ये द हिंदू में लिखती रहती है रेगुलरली, PS राघवन के आर्टिकल, ये हो गए एडिटोरियल, हुसैन हक्कानी, एशले टेलिस, ये सभी लोग जो है या तो द हिंदू में लिखते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं, आपने स्टैंड अलोन भी आर्टिकल्स लिखते रहते हैं, तो इनके आर्टिकल्स हमें पढ़ने हैं। उसके अलावा इंडियाज़ वर्ल्ड, ये राज्यसभा टीवी पे, और बिग पिक्चर आता है राज्यसभा टीवी पे, ये आपको 2 चीज़ें देखनी है राज्यसभा टीवी से।
IDSA का जो इंस्टीट्यूट है उसकी बहुत सारी बुक्स और इनके डेली बेसिस पे जो है ये अपनी जो वो लिखते हैं, हर डेली तो नहीं, हर दूसरे तीसरे दिन जो है ये आर्टिकल्स लिखते हैं। तो IDSA के आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं, ORF के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। आप देखिए IDSA ORF आप रेगुलरली चेक करेंगे, उससे अच्छा है कि आप जो है हमारा CNA देख लें। CNA में हम IDSA और ORF के जो भी लेटेस्ट आर्टिकल्स होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे आज मैंने ORF का आर्टिकल लिया हुआ था, वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का एक इशू आया हुआ था कि LOC का जो वो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया के लिए फ्लॉड है, डिटरेंस का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हमने ये डिस्कशन किया था। तो आप वहाँ से चेक करने की जगह आप चाहें तो CNA से नोट बना सकते हैं, वो आपको बेटर रहेगा, क्योंकि मैं बैकग्राउंड के साथ साथ आपका समझाती भी हूँ। तो ये आप कर सकते हैं। फिर जब भी आप लिखेंगे आंसर तो आप कुछ टर्म्स आपको यूज़ करने, जैसे सिक्योरिटी डिलेमा हो गया, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस हो गई, फंक्शनलिस्ट अप्रोच हो गई। तो इससे आपका जो आंसर होगा उसमें पॉलिटिकल साइंस का टच आ जाएगा। तो ये जो सेक्शन है, सेक्शन B हो गया, ये बहुत ज़्यादा कमांड इसमें चाहिए आपको आंसर राइटिंग की। और ये जो आंसर राइटिंग होनी चाहिए ये लर्नड स्कॉलर के लेवल पे होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेट की तरह आंसर लिखना है, एक स्टूडेंट की तरह आपको आंसर नहीं लिखना है। तो ये तभी आएगा जब आप मैक्सिमम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस से एक आदमी को परफेक्ट बना देती है, वही आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये आपकी टोटल स्ट्रैटेजी रही। अब आपको अप्रोच कैसे करना है आंसर इस पेपर को। सबसे पहले आप शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स लीजिए। नोट्स आपको जो है ऑनलाइन मिल जाएंगे, सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि कौन कौन सी बुक का क्या लिंक है। तो आप अमेज़ोन से परचेज़ कर सकते हैं, जैसे ही अगर आपके एरिया में डिलीवरी है। अगर आप ऑरेंज जोन में या ग्रीन जोन में हैं तो आपको डिलीवरी मिल जाएगी, अदरवाइज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा तो नोट्स मिल जाएंगे आपको। तो शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स आपको रीड करने हैं, उनको तब तक रीड करते जा रहिए जब तक आपको ये नोट समझ में ना आने लगें। उसके बाद इनको जो है आप बुक से पढ़िए, वो जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उनको फिर आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए, जिससे कि क्लैरिटी आ जाए। नोट्स को आपको अपडेट करते रहना है, सारे सेक्शन अपडेट करने हैं पार्ट 1 का सेक्शन A छोड़ के। और एक्सटेंसिव आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, 1-2 बार पढ़ लिया है, तुरंत आंसर राइटिंग में जुट जाइए। मेंस के वेट मत कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो आपको तुरंत ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में जुट जाना है। नोट्स को आपको अपडेट करना है क्रैश कोर्स के वक्त, और प्रीलिम्स के तुरंत बाद आपको फीडबैक के ऊपर वर्क करना है। जो भी इवैल्यूएटर आपको फीडबैक देते हैं उसके ऊपर वर्क करना है। उससे पहले आपको प्रैक्टिस करते रहनी है अपने अपने लेवल पे, और आंसर राइटिंग थोड़ा सा आपको मजबूत बनाना है, क्योंकि आंसर राइटिंग ही पूरा गेम होता है। और आंसर राइटिंग में प्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए। सबके पास देखिए, ये सारे जितने भी बच्चे हैं ना, सब सेम स्ट्रैटेजीज सुनते हैं। ज़्यादातर बुक लिस्ट सबके पास सेम होती है। डिफरेंस जो आता है वो प्रेजेंटेशन का आता है। तो प्रेजेंटेशन तभी आपका बेहतर होगा जब आपने प्रैक्टिस एक्सटेंसिवली करी होगी। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, और ये जैसे ही आपका एक बार अगर आपने रीडिंग कंप्लीट कर ली, तुरंत आप प्रैक्टिस में जुट जाइएगा। अब ये देखिए, आपको वो करना चाहिए जो सही है, वो नहीं जो इजी है। आप मेरे को बोलेंगे मैम एक बार हमने जो है पढ़ लिया, उसके बाद आप बोल रही हो 2-3 बार और पढ़ना है, फिर आंसर की भी प्रैक्टिस करनी है, GS भी पढ़ना है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो ये सही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ईजी चीज़ नहीं बता रही हूँ। आपको वो करना है जो सही है। सही चीज़ ही आपको पे आउट देगी। ईजी चीज़ आपको कभी भी, शॉर्टकट कभी भी नहीं होता सक्सेस के लिए। अगर कोई शॉर्टकट होता सक्सेस के लिए तो आज सभी लोग जो है आसानी से उस पोजीशन तक पहुँच सकते। अगर आपका एम इतना ऊंचा है तो वो ईजी तो नहीं होगा, वो डिफ़िकल्ट होगा, और आपको इस डिफ़िकल्टी के लिए कमर कस के तैयार रहना होगा। अब एक दिन आपका जो सारा हार्डवर्क है वो डेफिनेटली आपको जो है बेनिफिट देगा। जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर लेंगे किसी चीज़ पे, उतनी ही जल्दी आप रिजल्ट्स को देखेंगे। ज़िंदगी बहुत छोटी है, GS की इसको आपको जीना चाहिए, पूर्णतः जीना है। डर सबको लगता है, उसको हमें फेस करना है। मेमोरी हमारी बहुत पावरफुल है, उसको हमें यूज़ करना है, और एग्ज़ाम में हमें सक्सेसफुल होना है। तो खुद की तरक्की में ही इतना समय लगा दीजिए कि किसी दूसरे की बुराई के लिए आपको समय ही ना मिले। इसी के साथ आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।